प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर को मैं बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर में कई क्लास ले चुके हम, यानी 5वां क्लास ले चुके, ये 6ठा क्लास है आज का। यानी अभी तक आप उन सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से मैंने पढ़ाया हूँ। और प्रत्येक सब्जेक्ट का यदि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर मेरा देख रहे हैं ऊपर पे स्क्रीन पे, इस नंबर पर आप मैसेज करने का प्रयास करिएगा। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको डेली PDF भेजा जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपका तैयारी एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से चल रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले शब्द हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको फैक्ट बता देता, कुछ बातें बता देता हूँ महत्वपूर्ण। देखिए, ये क्लास कंटिन्यू चलेगा और सभी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा और इस पर हम आपके तो काम करिए रहे, साथ ही साथ हमारे टेक्निकल टीम जो कि PDF बनाते, कंटेंट तैयार करके हम देते, लेकिन वो उसका काम है लिखना। ये सारा काम चल रहे हैं। कुछ बच्चे हमें मैसेज करके बताते हैं कि सर जी PDF 1 बार के भेज दीजिए ना। देखिए भाई, हम 1 बार के PDF आपको कैसे भेज सकते हैं? जैसे जैसे आपका क्लास लेते हो वैसे से मेरा टाइपिंग, यदि ये क्लास 2026 में मैं स्टार्ट करूंगा तो ये वहाँ पे एक बेहतरीन तरीक़ा से होगा, क्योंकि अभी पास हमारा जितना कंटेंट तैयार हो तो उतना क्लास ही ले पाते हम। अब 1 के बार के नहीं ना, टाइपराइटर को मैं दे दिए, लिख करके वो छाप करके छाप दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। पहले समझने का प्रयास कीजिए, आप सभी चीज़ को मैनेज करके चलिएगा। प्रत्येक दिन डेली आपको PDF जाएगा, जितना क्लास चलेगा उतना ही PDF चलेगा। स्क्रीन PDF हो, प्रिंटेड PDF के लिए कुछ मैं बात आपको बता देता हूँ, वह भी PDF आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द, उस पर काम चल रहे हैं। आप इन बातों को जरा सा थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करिएगा, हम क्या बता रहे हैं इन बातों को, हर चीज़ को समझिए। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करके कह रहे हैं वीडियो में, सर जी PDF मुझे चाहिए। PDF तो मैं भेज रहा हूँ, स्क्रीन PDF डेली, ग्रुप में जुट जाइए आप। साथ ही साथ प्रिंटेड PDF लेना है तो आपके लिए उस पर थोड़ा कुछ काम चल रहे हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी नहीं भेज पाते हम। इस प्रॉब्लम को मैं बहुत ही जल्द ठीक करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आज की क्लास को सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन से मैं स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ देखिए मोटिवेशन लाइन क्या है आज का, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे। ठीक, क्या कर रहे हैं आप, रुको थोड़ा सा इसको हम देखने का प्रयास कर लेता हूं। एक सेकेंड, ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा इस लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिएगा मोटिवेशन, आज की लाइन ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करिए। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको हम आपको दिखाई देगा, बिल्कुल अब दिखाई दे रहा होगा। तभी से काला में लिखाई दे, यानी काला मतलब टेक्स्ट का ये जो था ना, ये काला था, मैंने ब्लैक था, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, अब दिखाई देगा आपको। एक बेहतरीन कर, रुको मत जाना तू राहों में, कर रुक मत जाना तू राहों में, कहता है यदि चल दिए है ना तो रुक नहीं जाना तुम राहों में, हर मोड़ पे तू आगे बढ़। कह रहा है रुक नहीं जाना तुम राहों में, हर मोड़ पे तू आगे बढ़। जो थक गया वह रुक गया, इसलिए थकना नहीं। जो थक गया वो रुक गया, जो झुका नहीं वही जीत गया। कह रहा जो झुका नहीं वही जीत गया। फिर से सुनिए एक बार इस लाइन को, रुक मत जाना राहों में। कह रहा यदि आप मेहनत के राह पे चल दिए तो रुक मत जाना, हर मोड़ पे तू आगे बढ़ना। देखिए हर मोड़ पे, मोड़ने जब घूमते हैं ना ज़्यादा आपको दिक्कत कठिनाई होती है, इसलिए कह रहा है हर मोड़ पे तू आगे बढ़। जो थक गया वो रुक गया। जो थक गया ना व्यक्ति, जब राह पे आप चलते चलते जब थक जाते हैं तो रुक जाते, इसीलिए कहा था जो थक गया वो रुक गया, जो झुका नहीं वही जीत गया। इसीलिए कहता जो जीता नहीं वही
जीत गया, झुका नहीं वही जीत गया। तो इसी के लिए इसी लाइन से मोटिवेशन से मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से, बहुत ही एक बेहतरीन तरीका से मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने जब क्लास स्टार्ट किया हुआ था हिस्ट्री का, क्लास 10th का, इतिहास का, सोशल साइंस में, तो मैंने आपको बहुत चीज़ बताया था इसमें कैसे कैसे क्लास का शेड्यूल चलेगा या नहीं चलेगा। तो बिल्कुल इस क्लास का मैंने बहुत चीज़ पढ़ा दिया चुका हूँ। जैसे यहाँ तक देख लेते हैं आप कहाँ तक मैंने करवा दिया हूँ। बिल्कुल आज वहाँ से उससे आगे क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए थोड़ा सा, कहाँ चल गया, कहाँ चल, बिल्कुल आ गया। देखिए पिछले क्लास में मैंने 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभाव को मैंने बता दिया था आप लोग को, और बेहतरीन तरीका से आप भी समझे होंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप, मैं कहता हूं आपसे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। जो भी अपना अपना राय, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे लिखने का प्रयास करिए। आपको डाउट क्या चीज़ रह जाता है, मैं आपको आशा दिलाता हूं, आज कहता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इस क्लास को एक यहाँ से स्टार्ट होगा आज की क्लास, यानी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखिए। देखिए फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1848 ईस्वी में। इसके क्रांति के देखेंगे, इसके कारण को देखेंगे। हर क्रांति होता है तो कुछ ना कुछ उसका कारण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखिए। देखिए 1 नंबर, समाजवाद का तेजी से फैला हुआ, 1 नंबर में यहाँ पे लिखा गया। जब यह क्रांति हुआ ना तो समाजवाद का तेजी से फैलाव, मध्यम वर्ग पर शासकों का अत्याचार, मध्यम वर्ग पर क्या हुआ, शासकों पर अत्याचार, राजनीतिक पार्टियों का अभाव, राजनीतिक पार्टियों क्या हुआ, अभाव हो गया। यानी समाजवाद का तेजी से फैला हुआ इस क्रांति के कारण है, मध्यम वर्ग पर शासकों का अत्याचार और राजनीतिक पार्टियों का अभाव। अब यहाँ पे देखने का पर लुई फिलिप की असफलता, इस चीज़ को एक बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि लुई फिलिप की असफलता का कारण को आप जानना पड़ेगा। आखिर क्या कारण था कि लुई फिलिप जो है असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, यानी हार गया। देखिए यहाँ पे कहा उसने जनता से वादे किए लेकिन पूरा नहीं किया। ये बात तो होता ही है, आप कुछ लोगों से वादा पूरा कर लेते हैं और उसे निभाते नहीं हैं। हम कहते यदि वादा करते हैं तो निभाना पड़ेगा। क्या मैं आपसे आज वादा कर लिए कि पीडीएफ आपको दूंगा डेली, हो सकता है किसी कारण बस 1 दिन नहीं दिया, 8 दिन नहीं दिए, लेकिन सब दिन जो आप मैं बहाना बनाऊंगा नहीं देंगे दिया तो ऐसा काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो आप क्या करिएगा, हमको यहाँ से चले जाइएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा उसने जनता से वादे किए लेकिन पूरा नहीं किया। लुई फिलिप जो था जनता से कुछ वादे किए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया। उसने कठोर स्वभाव वाले गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। एक तो ये जनता के वादा को पूरा नहीं किया है, और गीजो देखो नामों से गीजो है तो प्रधानमंत्री भी ऐसा ही होगा, गीजो टाइप का। इसीलिए कहा कि उसने कठोर अभाव वाले गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। उसके शासन में गरीबी और भूखमरी बढ़ गई। जब यानी गीजो का शासन आया तो शासन में गरीबी और भूखमरी बढ़ गई। देखिए गीजो का शासन काल में क्या क्या हो रहे हैं। गीजो जब प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले तो जनता में गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई। जब लोगों ने विद्रोह किया तो पुलिस ने गोलियों चला दी। देखिए कितना निर्दयी था। जब जनता इस बात का विरोध किया तो ये क्या क्या गोली चला दिया, पुलिस को आदेश दे दिया होगा। कई लोग मारे गए और इसके बाद क्रांति शुरू हो गई और लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। लुई फिलिप कहाँ चल गया, इंग्लैंड भाग गया। फिर से इसको समझने का यहाँ पे देखिए इस चीज को, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें।
क्या कह रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे, प्राचीन यूनान एक महान सभ्यता का केंद्र था। प्राचीन यूनान क्या था, एक महान सभ्यता का केंद्र था। सभ्यता है, स्वतंत्रता बोल दी थी, वो गलत बोल दी थी। यहाँ देखिए कह रहा प्राचीन यूनान एक महान स्वतंत्रता का केंद्र था, लेकिन यह तुर्की का गुलाम बन गया था। यूनान जो था तुर्की का गुलाम बन गया था। स्वतंत्रता पाने के लिए हिटोरिया फिलिकिक नाम के एक गुप्त संस्था बनाई गई, जिसने तुर्की शासन के खिलाफ संघर्ष किया। यूनान को आज़ाद कराने के आंदोलन में इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायर शहीद हो गए। यानी यूनान को स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ाद कराने में प्रसिद्ध कवि था इंग्लैंड का, जो कि लॉर्ड वायर, इसकी शहीद हो गए। इससे पूरे यूरोप में नाराज़गी फैल गई। पूरे यूरोप में क्या हो गया, नाराज़गी फैल गई। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अब यहाँ से कह रहा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। कह रहा प्राचीन यूनान एक महान सभ्यता का केंद्र था। क्या था, प्राचीन यूनान जो था महान सभ्यता का केंद्र था, लेकिन यह तुर्की का गुलाम बन गया था। लेकिन क्या गया था, तुर्की का गुलाम बन गया था। स्वतंत्रता पाने के लिए हिटोरिया फिलिप नाम की एक गुप्त संस्था बनाई गई, जिसने तुर्की शासन के खिलाफ संघर्ष किया और यूनान को आज़ाद कराने के आंदोलन में इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायर माने गए, शहीद हो गए, और इससे पूरे यूरोप में नाराज़गी फैल गई। पहले सुनिए इस लाइन को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। यूनान जो था ना, प्राचीन यूनान एक सभ्यता के अंदर, लेकिन तुर्की क्या कहते हैं, यूनान को गुलाम बना लिया था। और स्वतंत्रता दिलाने के लिए हिटोरिया फिलिप नाम की एक गुप्त संस्था बनाई गई, जिसने तुर्की शासन के खिलाफ संघर्ष किया। तुर्की जो उस पर शासन कर रहा था, यानी यूनान पे, उसके खिलाफ क्या संघर्ष किया। यूनान को आज़ाद कराने के इंग्लैंड के एक कवि था लॉर्ड वायर, वहाँ वो शहीद हो जाता है, जिससे क्या होता है, यूरोप के जनता लोग पूरा जो है ना नाराज़गी हो गई। लोग क्या हो गए, नाराज़गी हो गए। नाराज़गी फैल गई, नाराज़गी यानी फैल गई। अब यहाँ देखिए, अगर 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, यानी देखिए 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर तुर्की का विरोध किया। किसका देखिए 1827 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर तुर्की का विरोध किया। किसका किया, तुर्की का विरोध किया। किसका विरोध किया, तुर्की का। रूस मिल जाता है, फ्रांस मिल जाता है, इंग्लैंड ने मिलकर तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि के बाद तुर्की हार गया। एड्रियानोपल की संधि होती, उसमें तुर्की हार गया। और 1832 ईस्वी में कस्तूनिया की संधि के अनुसार यूनान को स्वतंत्रता मिल गई। ऑटो को राजा बनाया गया। जब यूनान स्वतंत्र हो गया तो कौन राजा बना, ऑटो बना। अब अगला नंबर देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं लिख कर लाया हूं आपके लिए। अब यहाँ देखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। देखिए यहाँ पे, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी रुकावट था। कह इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी क्या था, रुकावट था। ऑस्ट्रिया था, यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण होता, उसमें क्या ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी रुकावट था। उस समय ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि ये देश एक हो जाए। ऑस्ट्रिया बिल्कुल ही नहीं चाहता, यानी इटली और जर्मनी तो एक होना चाहता, लेकिन ऑस्ट्रिया इसमें विरोध था। ऑस्ट्रिया ये बात नहीं चाहता था कि ये जो है एक हो जाए, पूरे देश एक हो जाए। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। कि शासक जनता पर राज करे, शासक जो है जनता पर राज करे, लेकिन उनकी भलाई न करे। यहाँ देखिए कह रहा है कि शासक जो था जनता पर राज करे, यानी जनता के हित के लिए काम न करे, लेकिन उनकी भलाई न करे। इसलिए ऑस्ट्रिया हमेशा एकीकरण के खिलाफ काम करता था। ऑस्ट्रिया क्या करता था, एकीकरण के खिलाफ का काम करता था हमेशा। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिए।
कहा इटली और जर्मनी के एकीकरण नेपोलियन का क्या योगदान था। इटली और जर्मनी के एकीकरण नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के एकीकरण में बड़ा योगदान दिया। नेपोलियन बहुत बढ़िया व्यक्ति आदमी था। ये एकीकरण हमेशा क्या करता, लोगों को एकजुट करने का काम करता था। उसने छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर बड़े राज्य बनाए। छोटे छोटे राज्य, राजाओं ने है, राज्य को मिलाकर बड़े राज्य बनाए। पहले जमीनों में लगभग, पहले जर्मनी में लगभग 300 राज्य थे, जिन्होंने घटा करके 33 में कर दिया। जर्मनी 300 राज्य छोटे छोटे में बटा हुआ था और इसने 33 में कर दिया। और 1806 ईस्वी में उसने राइन संघ बनाकर जर्मनी के राज्यों को एकजुट किया। कौन संघ बनाया? 1806 में राइन संघ बनाकर जर्मनी को एकजुट किया। और फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद का विचार भी फैल गया, जिससे लोगों में एकता की भावना आई। लोगों में क्या हुआ? एकता की भावना आई। जब यह नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी लोगों को एकजुट किया, सभी राज्यों को मिलाकर बड़का छोटा छोटा राज्य को बड़का राज्य में बना दिया, तो इसमें लोगों में क्या हुई? राष्ट्र की भावना हुई, भावना आई, राष्ट्र की भावना। अब यहाँ देखिए बिस्मार्क, देखिए बिस्मार्क तो एक ऐसा व्यक्ति था ना। अब देखिए यहाँ पे बिस्मार्क भी पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी क्वेश्चन है। बिस्मार्क कौन था? कहा जा रहा है कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करता हूँ। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो प्रसा का था। वह एक बहुत ही समझदार और चालाक नेता था। बिस्मार्क कहता था समझदार और चालाक नेता था, जो हिंगेल के विचार से प्रभावित था। वह स्वतंत्र राजतंत्र, प्रजातंत्र और उदारवाद सभी का समर्थन करता था। ये जो था राजतंत्र, प्रजातंत्र, उदारवाद सभी का क्या करता था? समर्थन करता था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए एक मजबूत सेना बनाई। बिस्मार्क क्या किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए एक मजबूत सेना बनाई। प्रसा का राजा विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी को एक करने का काम सिर्फ बिस्मार्क ही कर सकता था। अब यहाँ देखिए कह रहा, प्रसा का राजा विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी को एक करने का काम सिर्फ कौन कर सकता है? बिस्मार्क कर सकता है। देखिए बिस्मार्क हमेशा ये क्या किया? एक करने का काम किया, यानी जर्मनी को एक करने का काम किया। यानी बिस्मार्क बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। अपने भाव से सोचने का प्रयास करिएगा था। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास है 20 से 25 मिनट का ही हो, ताकि आप एक बातों को बेहतरीन तरीक़ा से मेरे बातों को समझ पाए। ये नहीं कि 1-1.5 घंटा का क्लास बना दिया, अब वीडियो में बोर हो रहा है विद्यार्थी। नहीं, ऐसा आप कहिएगा तो रिवीजन क्लास पहले कम को पढ़िए, उसके बाद रिवीजन के लिए मैं आपको लिए एक क्लास लेकर आऊँगा। उसमें करूँगा क्या? पूरा एक ही क्लास में सारा चीज़ मैंने ख़त्म कर दूँगा। एक चैप्टर को उसको कहेंगे रिवीजन क्लास, यानी 1 शॉट कहा जाता है। रिवीजन क्लास 1 शॉट सीखने का काम नहीं है, समझने का चीज़ नहीं है। 1 शॉट में क्या रिवीजन कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीक़ा से। तो आज के क्लास को हम यहीं स्टॉप करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।